ओवरहेड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ये चल रहा था अपना, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, राइट। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री। इनडायरेक्ट कॉस्ट देखो कहां कहां लगता है। एक होता है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्ट्री का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फैक्ट्री के बाकी जितने भी ओवरहेड्स है वो वहां चले जाएंगे। एक होता है तुम्हारा ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस रिलेटेड। एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इट मींस ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लग रहा। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर का, फैक्ट्री के अंदर का ओवरहेड कॉस्ट को निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज। देन एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। वो निकालने के बाद, भारी है, वो निकालने के बाद आपको क्या करना है, पर यूनिट या पर आवर कितना ओवरहेड आप एब्जॉर्ब करोगे ऑन अ यूनिट, वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो क्या है, दो तरह का डिपार्टमेंट है, वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अनदर वन इज सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है, और सर्विस डिपार्टमेंट एंसिलरी डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है या फिर प्रोडक्शन कर नहीं रहे बट जरूरी है एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, जैसे कैंटीन हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सब क्या है, एंसिलरी डिपार्टमेंट विच आर कंपल्सरी फॉर रनिंग ए फैक्ट्री। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अलोकेट करना होता है डिपार्टमेंट वाइज खर्चे। कुछ खर्चे स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट वाइज होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो सर्विस डिपार्टमेंट में चार्ज कर देंगे। एक बार एलोकेट हो गया, बट देर आर सर्टेन कॉस्ट जिसको हमें अपोर्शन करना होता है। एंड अपोर्शन कैसे होता है, ऑन सुटेबल बेसिस। जैसे रेंट हो गया, फ्लोर स्पेस, डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू ऑफ मशीनरी। इस तरीके से सुटेबल बेसिस पे हम लोग अपोर्शन करेगा। वंस ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट हैज बीन अपोर्शन, फिर हम लोग क्या करता है, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट दिखता है। आई मीन सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड मत बोलना, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट, because that includes direct expenses of service department plus indirect expenses of service department। एक बार सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट पता चल गया, फिर हमें क्या करना है, उसको अपोर्शन करना है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो दैट वी कैन फाइंड आउट टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर अलग अलग मेथड था। पहले चेक करना था क्या सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है क्या। इफ सर्विस डिपार्टमेंट ओनली गिव सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन दैट सिनेरियो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेगा, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट उठाएगा, उसको प्रोडक्शन में चार्ज कर देगा, देन नेक्स्ट ऐसे करके खत्म हो जाएगा। बट इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट गिव सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट बट देर इज नो रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स में वो सर्विस डिपार्टमेंट वापस सर्विस नहीं दे रहा, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप लेडर मेथड या फिर स्टेप मेथड को यूज करेगा। जहां पे क्या करना है, द सर्विस डिपार्टमेंट विच इज गिविंग हाईएस्ट सर्विसेज उसको पहले एग्जॉस्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे, देन नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट एंड देन नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। ये था। अब कभी कभी क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट नॉट ओनली गिव सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट देयर इज अ इंटर सर्विस ऑल्सो। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है और दूसरे वाला पहले को दे रहा है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। उसमें एक तो क्या है कि आप क्या करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज कर लो। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। ठीक है। इफ क्वेश्चन साइलेंट है देन रेसिप्रोकल सर्विस के केस में एग्जाम में हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करना, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बट क्वेश्चन बोल दिया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक सर्विस का सब में बांटो, फिर सब में बांटो, बांटते जाओ अंटिल द
नेग्लिजिबल वैल्यू इज अचीव, और नेग्लिजिबल वैल्यू का मतलब है 10, 15, 20 रुपए, ठीक है। जब या फिर सिंगल डिजिट में जब आ जाए उसको हम लोग नेग्लिजिबल बोलते हैं। इतना किया था हम लोगों ने। फिर कुछ क्वेश्चन में देखा था मशीन आर रेट भी निकाल रहे थे। वंस यू फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप क्या करो, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर दो, तो आपको पर आवर का रेट पता चल जाएगा। क्लियर है, यही चीज किया था। सिर्फ एक मेथड पेंडिंग था, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चंस होमवर्क थे अपने, कौन से थे? 4, 6, 9 एंड 17। कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है? देखो आओ। Messrs NOP Limited has its own power plant and generates its own power. Information regarding power requirements and power used are as follows. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है जो खुद का अपना पावर जनरेशन करता है। नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टोटल 20,000 हॉर्स पावर आवर्स चाहिए। ए और बी को चाहिए 25,000 आवर्स, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को चाहिए 15,000 एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई को चाहिए 10,000 आवर्स। यूज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2018, मतलब एक क्वार्टर में उन्होंने 16,000, 20,000, 12,000 एंड 8,000 घंटे का पावर यूज किया है, राइट। जितना यूज किया है उतना ही ओवरहेड कॉस्ट। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 18, कॉस्ट फॉर generating power amounted to rupees 12.60 lakh, out of which 4.20 lakh was considered as fixed cost. इसका मतलब यानी टोटल खर्चा कितना लगा? 12.60 लाख। ये क्या कलर है? 12.60 लाख का खर्चा लगा है तुम्हारा। क्लियर है? उसमें से वेरिएबल कुछ है और फिक्स्ड कुछ है। 8,40,000 वेरिएबल, 4.20 लाख तुम्हारा क्या हो गया? फिक्स खर्चा है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? क्या चीज? नहीं, क्या 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 किया? दोनों का रेशियो सेम था। ऊपर मुझे रेशियो दिया है तो 12.64 नहीं, अलग अलग दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे कॉस्ट थोड़े अलग अलग है ना, तब फिर वो चांसेस है कि उनको मार्क्स कट होने का। कि फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है, वो तो दिखाना ही चाहिए ना। एंड वो हमेशा देखो, कॉस्टिंग में जितने कॉस्ट अलग कर सको, ऐसे तो हम सारी कॉस्ट को एक साथ ही ऐड कर सकते हैं, बट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो तुम कंट्रोल कैसे करेगा? तुमको यदि हेड वाइज कॉस्ट नहीं पता, तो जितना हो सके उसको सेग्रीगेट करना है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू डिपार्टमेंट ए, बी एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 6:4:2। यानी एक्स क्या करता है? ए को सर्विस देता है, बी को देता है और वाई को देता है। वेयर एज डिपार्टमेंट वाई रेंडर सर्विसेज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। ये बड़ा सही क्वेश्चन दे दिया। ये क्या करता है? सिर्फ इसको और इसको सर्विस दे रहा है। मतलब
रेसिप्रोकल सर्विस नहीं है। जब रेसिप्रोकल सर्विस नहीं है तो हम लोग क्या करेगा, स्टेप लेडर यूज कर लो। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को दे रहा है ना। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, जब सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा। वन सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट गिविंग सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट, बट यहाँ पे तो हो रहा है, बस रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करेगा नॉन रेसिप्रोकल मेथड या फिर स्टेप लेडर या फिर स्टेप मेथड। ठीक है। द डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी आर 67,500 आवर्स एंड 48750 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इतना घंटा वहां पे काम हुआ है। प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर फॉर द डिपार्टमेंट ए एंड बी। ये तो सेकंड पार्ट बहुत इजी है। एक बार डिपार्टमेंट ए और बी का टोटल ओवरहेड कॉस्ट पता चल गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स कर देना, तो पर लेबर आवर रेट निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे तो बहुत ही इजी था। ये देखो, ये जो खर्चे हैं 8.40 लाख एंड 4.20 लाख किस प्रोपोर्शन में बटेंगे? फिक्स कॉस्ट जो है वो नीडेड कैपेसिटी में, फिक्स कॉस्ट, यस। हमने एक नोट लिखा था वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड पे। वेरिएबल ओवरहेड कैसे यूज होता है, देखो हमने कहीं पे एक नोट्स लिखा था। प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से बटेगा रेशियो में, वेयर एज फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में बढ़ता है। आई बात समझ में? इफ ये सबको याद होता, जिससे भी नहीं हुआ तो वो कर पाता। प्रॉब्लम है कि अपन नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चन में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको करना क्या, प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। फटाक से हेल्प करना मेरी। वी कैन डू इट ओवर हियर। कंपाइलर क्वेश्चन 4, उसका 1, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। पर्टिकुलर्स, बेसिस या फिर रेशियो, कुछ भी लिख दो। देन टोटल, फिर आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। जिससे नहीं हुआ मुझे बताना कि कहाँ फंस रहे थे। देखो नहीं हुआ कोई इशू नहीं, बट कहाँ प्रॉब्लम। सर मैं भी ऐसे देखा, मुझे तो याद आ गया। एकदम अर्जेंट चाहिए, कब चाहिए? नहीं कब चाहिए? एतियाई लागे नहीं की, एतियाई लागे नहीं की। ठीक है, देते हैं। हम कमांड दे देगा, वहां पे आ जाएगा।
अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वेरिएबल ओवरहेड बांटना है एक तो, किस रेशियो में बांटेंगे अपन वेरिएबल ओवरहेड? टेबल को बांटेंगे उसमें यार 16,000, 20,000, 12,000 एंड 8,000, 4 5 3 2, 4 5 3 2, टोटल है कितना? 8,40,000। कितना कितना चला जाएगा? 2,40,000, 3 लाख, 120,000 नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड, अनफॉर्चुनेटली रेशियो सेम है, अनफॉर्चुनेटली था ये, कंसेप्चुअली तुम, अच्छा वो रेशियो सेम आ रहा था इसीलिए एक साथ कर दिया था, बट नहीं, अलग अलग करने का, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे तो मैंने रेशियो लिखा, बट लिख क्या सकते थे, हॉर्स पावर यूज्ड, एंड वो हो गया एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से, तो इसका रेशियो भी अनफॉर्चुनेटली सेम आ रहा है। हाँ लिख सकते हैं, ये हो गया एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से, ये एक्चुअल यूज्ड के कैपेसिटी, जितना आपने यूज किया, ठीक है। टोटल था 4,20,000, कितना कितना जाएगा? 1,20,000, 90,000, टोटल 12,60,000, अब क्या करना है, अब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे हम, राइट? किससे नहीं हुआ डीजे? अभी कर रहे जो तुम, ऐसा तो कुछ था नहीं, वो एक पॉइंट पे था क्वेश्चन, जहां पे वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड का पॉइंट लिखा था वहां ब्रैकेट में लिख दो कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 4 उसी नोट्स में, ताकि तुमको याद रहे कि ऐसे इससे कनेक्टेड हमने क्वेश्चन किया है। खुद के नोट्स को खुद हैंडी बनाओ। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स कॉस्ट अपोर्शन या एलोकेटेड टू ए बी एंड वाई किस रेशियो में? 6:4:2। तो एक्स का खर्चा तो जीरो हो जाएगा, 2,70,000 पूरा जीरो, कितना कितना आएगा? 1,35,000। हाँ बोलो। बी का 90,000 ओ शिट कहाँ आएगा? वो तो कहीं नहीं आएगा। सर्विस डिपार्टमेंट वाई कॉस्ट allocated to A and B is 4:1। 2,25,000। ए में आएगा 1,80,000 1,80,000 और बी में 45,000 45,000 इधर से 2,25,000 स्वाहा। टोटल होगा ए का 6,75,000 बी का 5,85,000 और एक्स्ट्रा नहीं है। एग्जॉस्ट हो गया सारा। क्या 2,25,000 कहाँ से आया? दिस प्लस दिस becomes 2,25,000। उस वाई डिपार्टमेंट का ऑलरेडी खर्चा था 180, फिर एक्स से एलोकेट होके आया 45, तो टोटल वाई डिपार्टमेंट का कॉस्ट हो गया 2,25,000। उसको हमने अपोर्शन कर दिया ए और बी में, क्योंकि वो सिर्फ ए और बी को सर्विस दे रहा था।
अब क्या है, डिवाइडेड बाय divided by वर्किंग डायरेक्ट। labor hours, direct labor hours. वैसे ही एग्जाम में अलग दिखाना होता है, मैं इसी में दिखा रहा हूँ। 67,500 और वो 48,700। एक का 10 है, एक का 12। फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर कितना आएगा? 10 और 12। 10 और 12, कहानी खत्म। क्या चीज? यही है, आप ऐड तो करो, ऐड के बाद কি হলো? কিবা দিগদারি? আরে ভাই তো পিছফালে আছে। नहीं दिख रहा? अरे तुम तो यहाँ आगे एडजस्ट हो जाएगा, जगह बना देता तुम्हारे लिए। आओ, ये थोड़ा अंदर अंदर जाओ रे। 250 ग्राम का तो है, इन लोग शिफ्ट हो जाएगा। बैग को इधर रखो। कौन है तो हम तीनों? बैग इधर रखो, इधर जाओ, आगे आ जाओ। कहाँ बैठे हो हम? और तुम भी एक बेंच आगे आ जाओ। क्या एकदम लास्ट में जाके हीरोइन एकदम शेरनी हम ही है। नंबर 4 डन? 100 ग्राम। नहीं 750। बैग इधर रख दो, पैसा है तो इधर दे दो बैग। तो फिर पास में क्यों चिपका के रखा है? कुछ और सामान है तो चेन बंद कर दो, बस सुगंध बाहर नहीं आना चाहिए। नंबर 4 डन? तो खींच मेरी फोटो। फोटो दो ही जगह अच्छा लगता है, पता है? फोटोज आर क्लिक्ड फॉर मेमोरीज, और पढ़ाई मेमोरीज में रह गया। ऐसे बोलेगा वेलकम बैक। ओके, नेक्स्ट डाउट प्लीज। क्या सिद्धांत, समझ में आया? समझ नहीं आया हमको, प्रॉब्लम कहाँ था? कोई वेरिएबल और फिक्स वाला। अब क्लियर है? 5 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट होमवर्क था आपका 6, 9, 17। कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सब कुछ ऐड कर लो, सारा खर्चा उससे रिलेटेड। देखो आओ, टीली T Limited is a manufacturing company having 3 production department P, Q and R and 2 service department X and Y. Details pertaining to which R is under direct wages दिया हुआ है, but direct wages डिपार्टमेंट P, डिपार्टमेंट Q, डिपार्टमेंट R का ओवरहेड में नहीं कंसीडर करेंगे, बट वी विल कंसीडर X एंड Y का, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट चाहिए, वेयर एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट चाहिए होता है हमें। क्लियर है? अब वर्किंग आवर बता दिया कि P में इतना, Q में इतना और R में इतना आवर्स का वर्किंग हुआ है। वैल्यू ऑफ मशीन बता दिया, हॉर्स पावर बता दिया, लाइट पॉइंट्स, फ्लोर स्पेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब खर्चा हुआ। रेंट्स एंड रेट्स, तो रेंट किस बेसिस पे बटेगा आपका? फ्लोर स्पेस के रेशियो में, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, 10,000 को P, Q, R, X, Y में बांट दोगे। 10,000 को इन द रेशियो ऑफ दिस 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 एंड दिस। ठीक है, जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे दो एम्बिग्विटी है, सुनो। जितना ज्यादा तुम डायरेक्ट लेबर काम कर रहे हो उसी के ऊपर तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा होगा, राइट? एक ये भी ठीक है, और कुछ लोगों ने यदि वर्किंग आवर्स के बेसिस पे किया है तो गलत क्यों है मैं बता रहा हूं।
आप गलत नहीं होते इफ एक्स एंड वाई का वर्किंग आवर्स भी आपको पता होता तो, राइट? अभी आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट वेजेस सिर्फ आपका पी क्यू एन आर में ही हो रहा है. इफ यू विल गो विथ दिस, इसका मतलब इनडायरेक्ट वेजेस सिर्फ पी क्यू आर में होता है. इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द एम्प्लॉयज और लेबर. तो लेबर तो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, इनका इनडायरेक्ट वेजेस फिर कहाँ है? तो फिर आपका अपोर्शनमेंट गलत हो जाएगा. इफ यू विल गो विद द वर्किंग आवर, क्यों गलत होगा समझ में आया? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ एम्प्लॉयज तो एक्स और वाई में भी है. तो सर्विस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट वेजेस कितना, आपने तो 0 पकड़ लिया, एंड ये तो गलत एजम्पशंस है. दैट्स व्हाई ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास सेकंड ऑप्शन कुछ बचा ही नहीं. वर्किंग आवर्स एक्स और वाई का था नहीं, होता तो वर्किंग आवर इज अ परफेक्ट रेशियो फॉर इनडायरेक्ट वेजेस. ठीक है, सिंस एक्स और वाई का वर्किंग आवर्स नहीं दे रखा क्वेश्चन में, इसीलिए आपको कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? डायरेक्ट वेजेस. क्योंकि जितने डायरेक्ट एम्प्लॉयज है उन्हीं के ऊपर तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा चल रहा होगा, राइट? आया समझ में क्यों इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो लेना है? हाँ, अरे वो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में वर्किंग आवर और डायरेक्ट वेजेस सारे, तो आप दोनों से जा सकते हैं, लेकिन वर्किंग आवर सारे डिपार्टमेंट के होने पड़ेंगे ना. क्योंकि जितने ज्यादा घंटा काम होता है उतना ज्यादा इनडायरेक्ट खर्चा चलता है तुम्हारा, चाय पानी कॉफी का. क्लियर है? तो वो बेसिस भी परफेक्ट है, बट यहाँ तो एकदम क्लैरिटी है क्वेश्चन के अंदर में कि आप वर्किंग आवर्स जा ही नहीं सकते बिकॉज एक्स और वाई का वर्किंग आवर नहीं पता. अदरवाइज वो भी करेक्ट होता सॉल्यूशन. जब एम्बिग्विटी होता है ना, तो आईसीआई के पास 2-3 सॉल्यूशंस होते हैं, टेंशन नहीं है. क्योंकि हमने देखा कि डेप्रिसिएशन या फिर मशीन का खर्चा जब जो है वो हॉर्स पावर भी होता है, हॉर्स पावर इनटू वर्किंग आवर्स भी होता है ना, तो वो दोनों एम्बिग्विटी है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से करता है. पावर कैसे करोगे? पावर तो करेंगे यस, एचपी ऑफ मशीन्स इनटू, इसी, हाँ यस, इसमें मशीन आवर नहीं है, वर्किंग आवर्स है. और वो जो वर्किंग आवर है ना वो लेबर का है. उतने ही घंटे मशीन चली क्या पता, कभी कभी कुछ काम तो विदाउट मशीन्स भी होता है. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पावर क्या जाएगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीन, सन्ड्रीज अपोर्शन, क्वेश्चन ही बोल दिया. पावर वाला पॉइंट मैंने ये बोला, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स पावर इनटू नंबर ऑफ आवर्स मशीन रन. बट यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ आवर्स मशीन रन है ही नहीं, वर्किंग आवर्स है. वर्किंग का मतलब होता है लेबर कितना घंटे काम किया. इसीलिए आप, यदि आप ऐसा कर रहे हो दिस इनटू दिस, तो गलत हो जाएगा, फिर एचपी ही लेना पड़ेगा. ठीक है, तब भी हम लोग लेबर के ऊपर ही लेते हैं, या तो लेबर का वर्किंग आवर्स या फिर नंबर ऑफ लेबर्स, और दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो हम लोग लेते हैं ऑन द बेस ऑफ वेजेस. ठीक है, क्योंकि सन्ड्रीज हमेशा लेबर पे ही खर्चा होता है, छोटे मोटे खर्चे. क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया होगा. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मुझे पी क्यू आर एक्स वाई का कॉस्ट बताइए. एक्स वाई में तो डायरेक्ट वेजेस भी लेना है, यहां पे डायरेक्ट वेजेस इसका तो नहीं लेंगे, बट एक्स और वाई का लेना है. फिर आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का पी का ओवरहेड कॉस्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 29. क्यू का, आर का 30,200, एक्स नहीं, अभी सिर्फ प्राइमरी लेंगे ना, फिर बाद में ऐड कर देंगे तब एक्स. अच्छा 97x करके है क्या? नहीं, 7750, देन ये हो गया.
तो इससे हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। क्या चीज? डायरेक्ट वेजेस भी प्राइमरी में दिखा दोगे, तो फिर तुम्हारा जो लास्ट लाइन आएगा ना, उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट नहीं बोलेंगे। और आपका हेडिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। हाँ हाँ, ओवरहेड्स बोला है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नेवर एन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा। आई बात समझ में? आपको मतलब सर्विस डिपार्टमेंट तो आएगा। हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट आएगा। सर बोल रहा है इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर हाँ तीसरी बार में नहीं आएगा। हाँ वही तो मैं बोला। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्चा हुआ है। रोशनी, ये क्वेश्चन किया था तुम? हाँ ये वाला हो गया हमसे। 13,400 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग का काम है ये खर्चा और ये खर्चा पी क्यू आर में बांटना है। क्वेश्चन बोल रहा है जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो पी क्यू आर और वाई को देता है, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई पी क्यू आर एक्स को भी देता है, यानी ये तो रेसिप्रोकल है। तो ढूंढ लो फटाफट भाई, क्वेश्चन में कोई मेथड बताया है क्या? वाह, बच गए। मेथड नहीं बताया तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? इक्वेशन मेथड। टाइम बचेगा। क्लियर है? हाँ, तो गलती किया, वो किया तो टाइम चला जाएगा उसमें एग्जाम में। मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ नो मेथड इज मेंशन इन द क्वेश्चन और क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रेसिप्रोकल सर्विस, देन ऑलवेज यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन। नहीं याद रहता तो इधर है ना, लिख के रखो। बाय डिफॉल्ट यूज दिस। अगर ये सेकेंडरी वाला यूज कर लिया मतलब तो कोई सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ हो सकता है, हल्का सा, क्योंकि लास्ट में अप्रोक्सीमेशन कर देते हो तुम। सर इसमें मैंने गलती से repeated लिख दिया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का 2-5 रुपए का ऊपर नीचे आ भी सकता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से। हाँ, वो हल्का सा आ जाए तो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टाइम का मैटर है ना, आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो बेटर है बाय डिफॉल्ट। देखो, जितना मैं बोलता हूँ वो फॉलो कर लो तो बढ़िया ही है। मैं तुम लोग से पहले पेपर दिलाया, थोड़ा एक्सपीरियंस मान लो मेरी बात, समय बचेगा। वही तो बोला, दिया फिर दिलाया। हाँ, प्रोडक्ट ए। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मेरे को ये बताओ कि प्रोडक्शन ए में कितना कॉस्ट चार्ज किया। इसमें मैं ऐड कर दूं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ पी डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट चार्ज हो गया? 50। टोटल सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन 5310 क्यों? क्या होता है 170 आएगा। ठीक है। भी आता है। 7717। चलिए आइए, अब मुझे बताइए टोटल ओवरहेड कॉस्ट। दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू एंड डिपार्टमेंट आर। 39573। ओके, कहानी खत्म। अब आगे चलते हैं। Product A is processed for manufacture in department P, Q, R for 6 hours, 5 hours, and 2 hours respectively. Direct material cost is 65 per unit. Direct labor cost is 40 per unit. You are required to prepare a statement. हाँ, बांटा है। इस खर्चे को और इस खर्चे को पी क्यू आर में बांटा बाय यूजिंग इक्वेशन मेथड। पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से पी एक्स का टोटल कॉस्ट निकाल लिया और वाई का टोटल कॉस्ट निकाल लिया।
फिर x का जो भी टोटल कॉस्ट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। देखो इधर इस रेशियो में बांट देंगे, एंड y का जो भी टोटल कॉस्ट आएगा वो इस रेशियो में बढ़ जाएगा अच्छा, ये डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन करने के बाद डायरेक्ट। ठीक है यहां तक। अब बहुत इजी था। देखो दर्शन, तुमको जो पॉइंट नहीं समझ में आया, आपसे पूछा है कैलकुलेट रिकवरी रेट पर आवर ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। रिकवरी रेट पर आवर मतलब एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, तो वो कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर कितना है आपका? 13191 14995। तो इससे आपको मिल जाएगा रेट पर आर कितना? 3। और 2.5 ये रेट पर आर आ गया ना, यहां तक ठीक है। थर्ड में पूछा कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ए। अब देखिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ ए निकालना है। सपोज डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 65 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। डायरेक्ट लेबर 40 रुपीज पर यूनिट। देन इनडायरेक्ट ओवरहेड। इनडायरेक्ट ओवरहेड कैसे लगेगा? 3 डिपार्टमेंट है, पी क्यू आर। पी डिपार्टमेंट का रेट पर आ रहे 3 रुपए, और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट पी कितना घंटा काम करता है? 6 आवर्स वर्किंग करता है। तो डिपार्टमेंट पी का कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा? 6 इंटू 3, क्लियर है? 18 रुपीज। सिमिलरली डिपार्टमेंट क्यू 5 घंटा काम करता है और रेट पर आवर डिपार्टमेंट क्यू का कितना है? 3.5। तो कितना हो जाएगा? कितना वैल्यू आर का? इसको टोटल कर लो। टोटल कॉस्ट ऑफ 140 हो गया। नहीं, हेडिंग तो देना पड़ेगा। क्या चीज? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट खर्चे प्लस इनडायरेक्ट खर्चे। तो डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है और डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, क्वेश्चन बता दिया। इनडायरेक्ट खर्चे, 3 डिपार्टमेंट में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस पर डिपार्टमेंट का जो पर आवर का कॉस्ट है वही तो मुझे एब्जॉर्ब करना है। सुनो मेरी बात, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो आपका प्रोडक्ट कितना घंटा उस डिपार्टमेंट में काम हुआ वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक प्रोडक्ट पे मैं 18 रुपीज रिकवर कर लेता हूं। एक प्रोडक्ट पे मैं 17.5 रुपए रिकवर कर लेता हूं, और एक प्रोडक्ट बनने से मेरा 5.06 रिकवर हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? दर्शन क्लियर है पॉइंट नंबर 3? नेक्स्ट क्या था अपना? नंबर 9। उसमें किसी को दिक्कत? सेम चीज ही था इसमें, एकदम कॉपी पेस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। पहले तुमको डिपार्टमेंट का पर आवर का रेट निकालना पड़ेगा एंड फिर मल्टीप्लाई करना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब हो जाएगा। नंबर 9 में किसी को डाउट?
यहाँ पे देखो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही था, साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करते सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में और काम हो जाता। क्वेश्चंस को कंपेयर करना सीखो। चले आगे, और एक क्वेश्चन था 17। क्या दिक्कत है 17? ट्रायल एंड एरर हमने किया ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ वही दिक्कत होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ क्या, जो लास्ट खर्चा बचता है जिसको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना है, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेशियो होगा, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेशियो, उसी रेशियो में बांट देना। तीन ये दिया रहेगा तो फिर दो ही क्या में देखना है, तो मान लीजिए एक तो आपका सर्विस का भी रहता है, देखो लास्ट पार्ट और जैसे कि सपोज यहाँ कर रहे थे हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब क्या हो रहा था, इंटर सर्विस चल रहा था, लास्ट में जो ये वैल्यू आया था ना 53 रुपीज, इसको मुझे यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह बांटना था, बट यहाँ बांटता ना तो सिंगल डिजिट आ जाता, तो यानी इट बिकम्स ए नेग्लिजिबल वैल्यू फॉर मी। तो इस 53 को हमने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्शन में बांटा, लेकिन प्रोडक्शन के रेशियो में, मतलब उसको हटा दिया। हाँ ठीक है, नहीं ये ऑलरेडी हमने कर लिया था क्लास में, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड देखे, वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड करने से पहले पहले ये नोट्स लिखो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, फिर कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम स्टेप 1 इज अगेन अपोर्शन। ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तब तक नेग्लिजिबल नहीं हो जाए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन और सर्विस में सब में बांटते रहते हैं, बट ट्रायल एंड एरर में क्या होगा, सर्विस टू सर्विस बांटते रहोगे जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता, तब जाके आपको सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा मिल जाएगा, एंड डायरेक्ट वो कॉस्ट हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा, पहले इसको नोट डाउन करो। रोशनी, यहां तक कोई डाउट था? नहीं, हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, देखो जितना साथ में हो, जितना अच्छा बॉन्ड है वेरी गुड, बट मेक श्योर कि अच्छे बॉन्ड वाले लोग साथ में पास हो जाए, वरना ये जर्नी कब छूट जाएगा और आगे पीछे हो जाएगा ना, बहुत दुख दर्द देगा। एंड इट्स अ बेटर ट्रूथ। कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, फिर मिलना भी कम हो जाएगा, समय भी कम हो जाएगा। बेटर है साथ में पास हो जाओ, है ना, फैक्ट है ये। Sans Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B and C and 2 service department। पहला तो नॉर्मल है, आपको क्या करना है, प्राइमरी ऑलरेडी कर रखा है आपने, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर रखा है, कहाँ किया, जहां पे आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सॉल्व किया था, राइट। तो ये फिर से नहीं करेगा, हम लोग डायरेक्ट क्या करेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब अंडर ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, मुझे है ना एक बात बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई का टोटल कॉस्ट बताओ तो। आप 4,75,000 और 5,35,000। एक्स एंड वाई का टोटल कॉस्ट बता दो। 4,75,000 और 530 5,35,000। ठीक है,
अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या कर रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बांट रहा था एंड देन वो प्रोसेस चलते जा रहा था चलते जा रहा था। अंडर ट्रायल एंड एरर वी ओनली अपोर्शन, इसका खर्चा इसमें, इसका खर्चा इसमें, इसका खर्चा इसमें, इसका खर्चा इसमें, ऐसे करता जाएगा जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता। पहले आप सर्विस टू सर्विस कॉस्ट को बांट दो, जो भी लास्ट टोटल कॉस्ट आएगा उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करो। देखो यहां पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर में आपके पास में ये पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो क्या करता है, वाई को 10% ऑफ सर्विस देता है एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई एक्स को 5% सर्विस दे रहा है ना। आप पहले सिर्फ इन दोनों को आपस में कॉस्ट बांटते रहो। अभी एट प्रेजेंट वी नो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज 4,75,000, इसका 10% तो वो वाई को देगा, तो अपोर्शन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट वाई कितना बांट देगा वो, इसका 47500 डबल इतना चला गया। अब क्या होगा, वाई का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5825 अभी ये 5% होगा 2912 वाई क्या करेगा, अपनी कॉस्ट का 5% किसको दे देगा, एक्स को कितना आएगा 29125। अब गलती क्या करते हैं बच्चे पता है, सुनो देख लो गलती क्या करोगे, फिर मेरे को मत बोलना ट्रायल एंड एरर में। व्हाट मिस्टेक यू विल डू, आप फिर से इसका टोटल करोगे और उसका 10% वाई को दे दोगे। बिल्कुल गलत, अरे इसका तो 10% जा चुका ना, अब सिर्फ ये नया खर्चा जिसका 10% नहीं गया, तो सिर्फ इसका 10% यहां आएगा। आई बस मिस्टेक होता है, देखो एवरी ब्रेन इज नॉट सेम, अभी फोकस से नहीं समझोगे बाद में वही करते आप। एक्स डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट है 4,75,000 और वाई का है 5,35,000। एक्स क्या करता है, वाई को सर्विस देता है अपने टोटल कॉस्ट का 10% और वाई से सर्विस लेता है अपने टोटल कॉस्ट का 5%। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स का जो भी टोटल कॉस्ट है उसका 10% तो वाई में चार्ज होगा, तो इससे मुझे वाई का टोटल कॉस्ट मिल गया। अब इस टोटल कॉस्ट का 5% तो वो एक्स में चार्ज करेगा। नाउ एक्स में एक वापस से खर्चा आ गया नया, इसका 10% तो किस में चार्ज होगा, वाई में चार्ज होगा ना। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ऐसे हाँ सेम ही है, बट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्वाइट इजी है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, सिली मिस्टेक का चांसेस नहीं है, और इसमें 110% सिली मिस्टेक करके आते हैं बच्चे। इसमें करते क्या है, इसका टोटल करेंगे 4,75,000 प्लस 29,125 और उसका 10% फिर यहां बांट देंगे, फिर इसका और इसका टोटल करते हैं और उसका 5% इधर लेके आ जाते हैं। ये गुड ब्रेन्स को पता है, एवरेज ब्रेन और उससे बिलो वालों को नहीं पता, वो फोकस नहीं रहते और फिर एग्जाम में ब्लंडर करके आते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सिली मिस्टेक एंड इट इज मेड बाय सिली स्टूडेंट्स। हाँ अरे नहीं ऐसी नजर चला गया। हाँ बोलो। हाँ हम लोग साइमल्टेनियस नहीं करना था या ऐसा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम वापस से क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बांट रहे थे खर्चे, यहाँ सिर्फ सर्विस टू सर्विस ही चल रहा है इसलिए। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, अपोर्शनमेंट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट वाई 29125 का 10% यानी 2913 अप्रोक्सीमेटली। अब 2913 का क्या करोगे, कितना 5% कितना आएगा 146। अब अपोर्शन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट वाई 146 का कितना 15। अब इसको नीचे यदि और जाओगे तो सिंगल डिजिट में चला जाएगा ये। नाउ दिस इज द नेग्लिजिबल वैल्यू, दिस इज द नेग्लिजिबल वैल्यू। सो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स कितना आ गया 4,75,000
प्लस 29125 प्लस 146 कितना? 504 एंड इधर 585428 ये निकल गया। अब सीधा क्या करोगे, ये खर्चा तुम बांट दोगे इस रेशियो में ABC में, एंड Y का टोटल कॉस्ट बांट दोगे A और B में। कहानी खत्म, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन डन। समझ में आया ट्रायल एंड एरर मेथड? क्लियर है सबको? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लो। पहले आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये तो ऑलरेडी कर रखा है आपने, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया, जिसमें X एंड Y को ही सिर्फ पकड़ रहे हम लोग। सर्विस डिपार्टमेंट इंटर सर्विस दिए जा रहा है, हमने कॉस्ट को बांटते गए, बांटते बांटते आपको टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट मिल गया। अब ये टोटल कॉस्ट आप क्या करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर दो डायरेक्टली। तो 504271 बढ़ जाएगा A, B and C में, जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस विल बी ओनली अपोर्शन टू A and B because Y department only gives services to A and B production department. तो डायरेक्ट वो बांट दो, and you will get the total overhead cost of production department A, B and C. That was your trial and error method. किसी को अभी भी डाउट और कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नहीं, नीचे वाला पार्ट नीचे वाला 45%, यस 45%, 15% एंड 30%। तो देखो X का टोटल कितना था, 504271, उसका 45% 226922, फिर उसका 35, उसका वो जो रेशियो था उसी रेशियो में बांट दिया। ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट में तो लेगा ही। तो आप पहले बोले थे किस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लेगा। सर्विस डिपार्टमेंट में तो टोटल कॉस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, रुको कहाँ गया, यहाँ पे, ये क्या था, ये भी तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने। कंपाइलर क्वेश्चन 6 आपका भी जो होगा देगा, उसको बोला है प्राइमरी में डायरेक्ट दिखाता नहीं है। तो दिखाया ना, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का तो लेगा। मैंने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेना है। लेकिन आप सर्विस का भी मना इफ सर्विस का नहीं लोगे तो सर्विस का टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगा? तो सर्विस का लेना है, मतलब सेकेंडरी में लिखा क्या है सब। नहीं, सर्विस का भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सर्विस का इतना खर्चा लग चुका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होके ये आया, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट। हाँ सर ये पता है, लेकिन आप बोले कि ये जो डायरेक्ट है जैसे आप सेकेंडरी में दिखाना, प्राइमरी में मत दिखाना। उससे कोई उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो दिखा सकता है ना। हाँ हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट दिखा सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं दिखा सकता, ये ध्यान रखना। अदरवाइज तुम जो लिखते हो ना लास्ट लाइन कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन इसके लिए राइट रहेगा ना टोटल ओवरहेड। तो हाँ इसके लिए सही है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का हम टोटल ओवरहेड कॉस्ट नहीं देखते, हम लोग टोटल कॉस्ट देखते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट अपोर्शन होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम लोग टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट नहीं निकाल रहा। टोटल कॉस्ट जब निकालना था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आ रहा था। क्लियर है? तो ये करो, ये समझ में आया ना लॉजिक? हाँ भैया एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। देखो एक मिनट सुनो मेरी बात, ये है ट्रायल एंड एरर। इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई को, वाई एक्स को, ये वाला कर रहे हैं ना। सी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या कर रहे थे, यू वर कंसिडरिंग, सबको कंसिडर कर लिया तुमने, एंड देन सबको बांटते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे, एक्सक्लूड कर देते हैं। ट्रायल एंड एरर में सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का पहले टोटल कॉस्ट निकालते हैं, एंड देन वो डायरेक्टली अपोर्शन हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में।
Whereas under repeated distribution, we consider production department also at the time of this trial and error. ठीक है? एक बार दिखाओ ना वो second रोशनी क्या बोल रहा था? और करने दो। एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना, वो सर्विस डिपार्टमेंट थोड़ा नीचे, ये वाला पार्ट इधर की। हाँ ठीक है, बस ऊपर का नहीं लिखा? चलो, जिसका ये हो जाए फटाफट। एक पार्ट छूट गया था ना, नंबर 17 का ट्रायल एंड एरर मेथड से। उसमें 3 था, ट्रायल एंड एरर छूट गया था, उसको खत्म करो अभी के अभी रिदम के लिए। अच्छा, ऊपर वाला चेक करना, ये लो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। अरे मेरा O/H का मतलब ओवरहेड होता है, तुम लोग एग्जाम में मत लिख देना, और टाइम बचे तो लिख के आ जाना, कोई बात नहीं। टाइम नहीं है, सॉरी, टाइम ना बचे तो लिख के आ जाना, बचे तो मत लिख के आना। O/H का मतलब है ओवरहेड। नहीं, कॉस्टिंग में तो बहुत रेयरली है कि टाइम बचेगा आपके पास। यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पीड, प्लस क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होता है तो आपको पूरा स्टोरी को समझना पड़ेगा कहाँ क्या चल रहा है। एंड प्लस जो मेथड से आप सॉल्व करके आओगे ओवरहेड का क्वेश्चन, वो मेथड मेंशन करना कि ट्रायल एंड एरर था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन था, या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेप लैडर है, जो भी है वो लिख के आना आप। सच बताऊं तो चैप्टर ही खत्म हो गया, अब कुछ भी नया सीखने जैसा है नहीं। वो क्वेश्चन से ही एडप्शन मिल जाएगा तुम लोग को। जो मेन काम था एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट, इस चैप्टर का लॉजिक यही था। नेक्स्ट जो चैप्टर आप सीखोगे सिमिलर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या होगा और ड्रिल डाउन करके हम खर्चों को अपोर्शन करेंगे। दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये पुराने ख्यालात वाले लोग थे, अब हम लोग नया तरीके से करेंगे एबीसी कॉस्टिंग के अंदर। वेयर वी विल यूज कॉस्ट ड्राइवर्स। यहां तो क्या था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट उठाया और सीधा बांट दिया सुइटेबल बेसिस पे। वहां कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक खर्चा हो रहा है, वो खर्चे भी बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से हो रहा है, उस बेसिस पे बटेगा वो। डायरेक्ट डिपार्टमेंट में मत चार्ज करो, यही है कॉस्टिंग। सर हम लोग कौन सी क्वेश्चन 17 का बी। कंपाइलर हाँ, कंपाइलर का 17 का बी करो अभी फटाक से। हाँ अबे क्लियर है? देखो डायरेक्ट एंट्री वालों मेहनत करना, बिकॉज 3 साल से बॉडी में जंग लगा हुआ है, माथा में और बॉडी में। इतना पढ़ाई नहीं करने का आदत है, तो थोड़ा पढ़ लेना शिद्दत से। बिकॉज जो फाउंडेशन रूट से आते हैं उनको एक आदत सा लगा हुआ है पढ़ाई का, उनका प्रॉब्लम है, उनका दिमाग भी फ्रेश है। तुम्हारा ब्रेन यूज्ड भी हो चुका है और अनयूज्ड कंडीशन में भी है। मैं कुछ भी बोलो, रिदम तो रहता है जब फाउंडेशन एंट्री से आते हो। आज रिद्धि क्यों नहीं है? ऑनलाइन कर देता।
दर्शन वो कर लिया कंपाइलर 17, कंपाइलर का 17 का 2 नंबर जो छूट गया था वो करो फिर। कंपाइलर्स को अच्छे से रखना, बाद में अच्छे से फाइलिंग कर लेना, रिवीजन आपको इसी से करना है। नहीं तो एट द लास्ट में इसे पूरा कंप्लीट ले लेना, सारा एक साथ दे दूंगा, फिर प्रिंट करके उसको वो कर लेना स्पाइरल। इसमें तो आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओवरहेड लिख दिया, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट में तो लिखूंगा ही ना, क्या चीज। आप हेडिंग में लिखा कि सर्विस में 30% प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हम धक्का खाए हुए, पता है एक बार एग्जाम हॉल में जो पढ़ाया, ठीक है अच्छा पढ़ाया वो, मेरे को हेडिंग लिखना नहीं आता, और एग्जाम हॉल में का सॉल्यूशन पता, मेरे को ये नहीं पता मेरे को हेडिंग लिखना क्या था, स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस क्या लिखना है। हाँ सर यार ये कितना इंपॉर्टेंट, हम कर तो दिया, अब हमको एग्जामिनर मार्क्स क्यों देगा, उसको तो हम बताया नहीं है कि हम निकाला क्या है, एंड मार्क्स कट जाता है भयंकर तरीके से। तो हेडिंग मैटर करता है कि आप क्या निकाल रहे हो, एटलीस्ट उसको चेकर को समझाओ तो सही कि हम ये निकाल रहे हैं, ये वर्किंग शीट बना के, ताकि वो आपका डायरेक्ट सिर्फ आंसर देखता है और मार्क्स देता है, वो बीच का इतना कुछ नहीं देखते हैं। भैया हाँ आप एक क्वेश्चन वो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन दिखाइए, हमें वो टेबल इंटरप्रेट करना बताइए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबरा कह रहा है। टेबल इंटरप्रेट नहीं हो रहा, क्या करना है नहीं सबसे नहीं पहले ये वाला नहीं, नीचे वाला करिए, थोड़ा नीचे करिए। हाँ अब इसमें एक्स वाई को 5% दे रहा है या 20% दे रहा है, वो ये नहीं समझ आ रहा। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का डेटा ये है, तो एक्स वाई को 20% दे रहा है। तो सुनिए ना, सर मेरा एक्स का टोटल कॉस्ट अगर 9,20,000 है तो हम इसका 20% निकाल के वाई में ऐड करेगा वैसे ना। यस, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई एक्स को 5% सर्विस दे रहा है। हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आधा क्या होता है, आधा क्या होता है, तो अटका तो मदद लेने का ना, ऐसे तो अटके का कैसे चलेगा, मदद लो, मैसेज करो पहले, कॉल करने से पहले, से इज दिस द राइट टाइम टू कॉल। तो जैसा बेशरम तो गलत गलत समय में कॉल कर देगा। फोन करने का, सर अभी हम आपको कॉल कर सकते हैं क्या? सर आप अभी सो रहे थे, नहीं नहीं तुम्हारा फोन उठा लिया, कहाँ सो रहा था। फेस छोड़ते छोड़ते तुम हमको वो हमारा स्कूल डेज याद दिला रहे हैं। बकअप 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 खत्म करो। Work which is the extra benefit given by an employer to employee. Wages, सैलरी या वेजेस, वो उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा बेनिफिट में, जैसे समझ लो कोई एक पियोन है, पियोन को जो फैसिलिटी मिलेगा मैनेजर के बराबर मिलेगा क्या, तो मैनेजर का हाई सैलरी इसलिए उसको हाई फैसिलिटी, पियोन का कम है इसलिए उसको कम फैसिलिटी, सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सैलरीज एंड वेजेस। क्यों होगा ना, डायरेक्ट वेजेस होगा, देखो कुछ तो होगा, क्या मजाक कर रही हो, क्यों नहीं है, ये क्या है डायरेक्ट वेजेस, ए लड़की इधर देखो, ये डायरेक्ट वेजेस क्या है,
तो उस बेसिस में परक्विजिट्स को बांट दोगे। समझी? भैया हाँ ये लास्ट में 60 रुपए आ रहा है क्या? हाँ हाँ क्या छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। ठीक है। मतलब देखो एग्जाम में भी 3-4 स्टेप तक किया करो फिर छोड़ दो, ऐसे तो करते ही जाओगे। और सिंगल डिजिट यदि कैलकुलेशन में आने लगे तब तो 100% छोड़ दो वहीं पे। पूजा यस यस 1424 कैसे आया? 5212 उस रेशियो में स्पीड बढ़ाना होगा बाबा। डन। क्या हुआ? कर तो लिया, पता नहीं मतलब। सर एक बार देखो ना ऑनलाइन आंसर पता नहीं 4:40 था क्या वो? वाई डिपार्टमेंट एक्स को कितना परसेंट सर्विस दे रहा था? 5% देता है। ये ऊपर 4,40,000 है ना, तो 4,40,000 मर जाएगा। फिर 184 उसका 5%, ठीक है। फिर इसका 20%, फिर इसका 5%, फिर इसका 20%, फिर इसका 5%, ठीक है। ठीक है टोटल का 5 ठीक है डिट्टो। मार्क्स जो होता है खुद ऐसे अच्छा नहीं, नो नो नो, समटाइम्स तुम्हारा यदि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चल रहा है पहला 10-1 पेज तक, फिर तुम पेपर के साथ खेल सकते हो बीच बीच में। सो हमने एलोकेशन देख लिया, अपोर्शनमेंट देख लिया, रीअपोर्शनमेंट भी देख लिया, बाय डिफरेंट मेथड्स देख लिया, ठीक है। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन में आपने क्या किया था, मशीन आर रेट निकाला था, लेबर आर रेट निकाला था, उसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कर देंगे। अभी जब आपको मशीन आर रेट निकालना होता है तब आप क्या करते हो, डिपार्टमेंट टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन आर। जब आपसे लेबर आर पूछा जाता है, जब आपसे लेबर आर पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, यही करते हैं ना, उसी को एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट किसी भी बेसिस पे आपके मांग सकता है क्वेश्चन। नॉर्मली आपसे ये दो ही मांगते हैं, ये दो ही तरीका चलता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो आपको परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा, किस रेट से एब्जॉर्ब करना है। सपोज डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा 1 लाख और परसेंटेज आया 25, मतलब 1 लाख का 25% विल बी योर इनडायरेक्ट ओवरहेड फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वैसे ही आप पे प्राइम कॉस्ट का भी पूछ सकता है। प्राइम कॉस्ट क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो जब आप अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे पूछा तो जितना डायरेक्ट लेबर खर्चा लगा है उससे डिवाइड कर देना,
इफ लेबर आर के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। इफ मशीन आर के बेसिस पे निकालना है तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ द मशीन। ठीक है, जितना घंटा हमारा प्रोडक्टिवली मशीन चला था। इज इट क्लियर है? रेट पर यूनिट निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ये ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छे से। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, प्री डिटरमाइंड का मतलब काम चालू करने से पहले आपने जो एस्टिमेशन लगाया था उसमें आपने पर आर पर यूनिट क्या रेट सोच के रखा था। प्रोडक्शन प्रोसेस चालू करने से पहले आपका एक एस्टिमेटेड ओवरहेड खर्चा था, आपको लगता था इतना एक्स वैल्यू का खर्चा होगा एंड एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो जितना आपका एक्सपेक्टेशंस था, जैसे होता ना ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको लगता है कि मेरा 50,000 का खर्चा आएगा, 5 दिन का ट्रिप है, तो पर डे मेरा 10,000 का कॉस्टिंग लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट। क्लियर है? सिमिलरली प्रोडक्शन चालू करने से पहले जब आपको प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स पता है, आपने सोचा कि अप्रोक्सीमेटली मेरा इतना ओवरहेड्स लगेगा एंड एक बजट बनाया होगा उस ओवरहेड्स के लिए आप कितना यूनिट्स बनाओगे। इफ खर्चा लग रहा है तो प्रोडक्शन भी तो सोचा ही होगा ना कि आप एक फैक्ट्री में 1 महीने में, 2 महीने में, एक क्वार्टर में, हाफ ईयरली कितना प्रोडक्शन करोगे, तो उतना प्रोडक्शन आप डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा एंड वही हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करेंगे प्रोडक्ट के अंदर में। इस रेट की वजह से ही तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले सारी रेट डिसाइडेड होती है, उसके बाद ही हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। जैसे कि एक कोई भी फंक्शन, आपके फैमिली फंक्शन है, उसका बजट पहले ही रेडी कर लिया जाता है, हर एक फंक्शन रिचुअल्स में क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है एंड देन यू कंपेयर इट विद द एक्चुअल सिनेरियो। बिकॉज जितना आप सोचते हो उस प्रोपोर्शन में होता भी नहीं है, कुछ तो ऊपर नीचे हो जाता है। जहां आप सोचते हो कि ज्यादा खर्चा लगना था वहां सेविंग्स हो जाता है, और जहां आप सोच रहे थे यहाँ तो नहीं इस आइटम से हो जाएगा बट वो ज्यादा लग जाता है। तो यही तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट चलेगा। तो इसके लिए हमेशा मुझे क्या चाहिए, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट चाहिए। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, जो आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। आपने कितना बजट बनाया था कि मैं इतना प्रोडक्शन कर लूंगा। क्लियर है? तो आपको एक प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा। इन सब में किसी भी कंसेप्ट में ऐसा प्रॉब्लमेटिक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब में क्या है, ऊपर तो टोटल ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय जो बेसिस क्वेश्चन मांगेगा। लेबर आर मांगेगा तो लेबर आर, मशीन आर मांगेगा तो इफेक्टिव मशीन आर, लेबर कॉस्ट मांगेगा तो डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मांगेगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मांगेगा तो डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट। तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट मिलता जाएगा एंड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट कितना आप कॉस्ट चार्ज करोगे, पर यूनिट कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट आप चार्ज करने वाले हो प्रोडक्ट में, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। क्लियर है? इसको उतारो, फिर इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इजी है। कि इस चैप्टर का मेन सेगमेंट था अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट। हाँ क्या, हाँ फर्स्ट वाला में पूछा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे, एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लगा उस पे नहीं निकालते हम लोग। मैंने क्या बोला, ये सारी कैलकुलेशन पहले ही हो जाती है। तो जो आपने बजट सोचा था कि सपोज तुमको 1 लाख तुमको 10,000 पीस समोसा बनाना है, तो 10,000 पीस समोसा के लिए तुम्हारा मेन मटेरियल है आलू, तो कितना रुपए का आलू लगेगा, दैट इज द बजटेड। ठीक है? तो उस आलू के लिए जो कॉस्ट लगने वाला है उसी को हम लोग बोलते हैं बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। वो 10,000 यूनिट को बनाने के लिए, 10,000 समोसा बनाने के लिए बजटेड कॉस्ट कितना था, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समझ में आया ना बजट क्या होता है? एक्चुअल सिनेरियो में घुसने से पहले जो आप सोचते हो उसको हम लोग बजट बोलते हैं।
वो तो टाइम नहीं बताते तो वो गेम टाइम होता है। वो आपको बहुत आना होगा। पावर देने की चिंता भी करेगी और भी तक देने के लिए कितना पावर भी क्या सर हो गए ना नहीं, परसेंटेज नहीं कर रहे ना, रेट निकाल रहे। पहले रेट परसेंटेज होगा तो इंटू 100 कर देंगे, और रेट है तो कुछ नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए। कॉस्टिंग वेरी इजी सब्जेक्ट, बस क्वेश्चंस को बहुत शांति से पढ़ना होगा आप लोग को। क्वेश्चन का स्टोरी समझना ही मेन है कॉस्टिंग। के बाद 2 मिनट का ब्रेक कितना मिनट? 2 मिनट बोल रहे हो। 2 मिनट क्या होता है? बोल रही है 2 मिनट का तो ब्रेक ही है, उसको भी तो खाना है। मैं बोली कितनी चिंता है। हम तो बस ऐसे ही बदनाम थोड़ा तो अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, मैं ऑफिस छुट्टी दे दूंगा बस। पूरी क्लास में तुम ही हो। सर एक बार बताओ, हम लोग को मतलब ये टेस्ट वाला स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, तो हम लोग का कोचिंग में क्या क्या हो जाएगा तब तक? कौन सा? ये 15 तारीख से ये फुल पेपर टेस्ट। अक्टूबर ना, सितंबर। हाँ, जितना होता तो दे देंगे। 60 मार्क्स लाने जैसे सिचुएशन में तुम रहोगे, खाता तो उतना तो दे देंगे। 60 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। कि वंस वी आर डन विद ओवरहेड एबीसी कॉस्ट शीट, मतलब पास तो तुम उतने में ही हो सकते हो, 5 चैप्टर में पास हो सकते हो, 40 ला सकते हो।
50 50 लग रहे पास हो सकते हो, मैं 40 का हूँ। अब एग्जामिशन लाने के लिए मेरे को 2-3 चैप्टर, एग्जामिशन लाने के लिए 3 चैप्टर और करने पड़ेंगे। 5 में पास हो रहा है तो बस 40 तो एग्जामिशन लाने के लिए 3 चैप्टर और करने पड़ेंगे ना। सर नीचे scroll down। और कौन सा इसका बात पास कर रहे को देखो, हमेशा ध्यान रखो, पास ये समझो कि तुम 60 मार्क्स लाने से पास होगा, तभी तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। तुम यदि सोचेगा 40 मार्क्स लाने से पास हो जाएगा ना, हैं? मार्क्स ये आएगा 30 का average लाइन नहीं में। मुझे पता है। चलो आप यही सोचो दिमाग में कि हम 60 नंबर लाएगा तभी हम पास है, वरना फेल है। मार्क्स आएगा ही आएगा। मेरे को सबसे ज्यादा कोई हार्ड लगता है तो यही लगता है। हाँ बोल सकता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर कौन सा क्वेश्चन We will do illustration number 6 and 7, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एंड देन ऐसे ऐसे कारवां चलता जाएगा, 1-2 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम अभी चल रही है। गरम चीज ज्यादा खाता है ना। हो गया भैया। हो गया सर। हो गया इलस्ट्रेशन। हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो, मैं देख लिया तुम लिख रही हो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करो, जिसका लिखना हो गया। ये तो इससे मुझे याद आ गया सी फंक्शन क्रैक वैल्यू माइनस करते हैं। दीपेश बीमार पड़ा, वो भी बीमार पड़ गया। कनेक्शन वायरल चलता है क्या? भाई बहन वाला। जब तक सर को कोई कमीशन नहीं देगा सर किसी का भी घर नहीं बचेगा। सर ही काम करो, राखी वाले के चक्कर में माहौल वॉल बनाओ, ठीक है। इसके बाद कितने जनों को राखी बांधेंगे, सबका दिल टूट जाएगा कि अविनाश बैठा हुआ। अरे अग्निवा मेन है सर। अच्छा वाह वाह। A machine costing rupees 1 crore is expected to run for 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be 9 lakh. Repairs during the whole life of the machine are expected to be 18 lakh. Whole life of the machine मतलब 10 साल में 18 लाख रुपए का रिपेयर्स तुम करोगे। And the machine is expected to run 4,380 hours. ये पर ईयर का डेटा है, ये पर ईयर का डेटा है, ठीक है। Its electricity consumption is 15 units per hour. The rate per unit being 5. एक यूनिट पे 5 रुपए का खर्चा आता है, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 15 इंटू 5। 1 आवर में 15 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो 1 आवर का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5, 75 रुपीज। The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of a total of 10 for lighting. मतलब टोटल डिपार्टमेंट में 10 लाइटिंग पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट तो मशीन ही खा जाता है, तो अपोर्शन करने के लिए होगा। एंड जितना डिपार्टमेंट का स्पेस है उसमें से 1/4 तो मशीन के पार्ट में चला जाता है, तो रेंट बांटने के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, यानी फॉरमैन का सैलरी किस हिसाब से आप बांटोगे वो बता दिया। उसका जितना भी टोटल सैलरी है उसका 1/6 तो वह कहाँ चला जाता है? इसी मशीन में। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 30,000। तो इसका मतलब मशीन से रिलेटेड रेंट कितना हो गया? 30,000 इंटू 1/4। समझ में आया?
कितना आ गया पर मंथ? 75 75 and lighting charges amounting to 8,000 per month. लाइटिंग का दिया हुआ है तो आपको 1/5 The foreman is paid a monthly salary of 19,200. तो फॉरमैन का जो मंथली सैलरी है उसका 1/6 तो कहाँ जाएगा? मशीन की कॉस्ट में, क्योंकि वो 1/6 समय तो मशीन में इंडल्ज रहता है। फाइंड आउट द मशीन आर रेट अज्यूमिंग इंश्योरेंस इज एट द रेट 1% पर एनम एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एक्सेट्रा आर 900 पर मंथ। आपको मशीन आर रेट निकालना है। मशीन आर रेट कैसे निकालोगे? टोटल मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। आवर्स किस बेसिस पे दिया हुआ है? 1 साल का दिया हुआ है। तो आपको सारे खर्चों को क्या करना पड़ेगा? 1 ईयर पे लेके आना पड़ेगा। अब 1 ईयर पे कैसे लेके आएंगे बताओ? सबसे पहले देखो पहला डेटा कि मशीन 1 करोड़ का है, स्क्रैप वैल्यू 9 लाख, लाइफ है 10 ईयर्स, तो हम 1 साल का डेप्रिसिएशन का कॉस्ट निकाल सकते हैं। वो तो मशीन में ही ऐड होगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना आएगा? ये समझ में आया किसी को? अरे ये तो आता होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाय 10। कितना आ गया? पर मंथ निकालना है तो पर मंथ भी कॉस्ट निकाल सकते हो। डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो पर मंथ आ जाएगा। तो पर मंथ कॉस्ट कितना आएगा? 75,000। ये पर मंथ है। सारा कॉस्ट हम पर मंथ ही निकाल रहे हैं। पर मंथ डेप्रिसिएशन का खर्चा तो आ गया। और क्या कॉस्ट आएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर। रेट पर यूनिट है 5 रुपए का। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से बांटोगे आप? हाँ, कितना कैसे क्या करे बोलो? 27,375 परफेक्ट। कैसे आया? ये 4,0 पर ईयर दिया हुआ है तो महीना का भी निकाल रहे तो डिवाइड बाय 12 होगा। परफेक्ट। देखो 4,380 घंटा पूरे 1 साल में मशीन चलता है, तो 1 महीने में कितना मशीन चलेगा? आप चाहे डिवाइडेड बाय 12 करो, चाहे 365 डेज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 4380 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रेट पर डे दिया हुआ है ना, पर आवर, तो कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 12 करने से आपका कितना आ रहा है? 365 यूनिट्स कंज्यूम करोगे आप 1 महीने में। भैया एक बार रिपीट करें ना उसको प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे होगा? पूरा 1 साल में आपका 4380 आवर्स का मशीन चल रहा है, तो पर मंथ कितना मशीन चलेगा? द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन इतना आवर्स पर ईयर, तो पर मंथ कितना रन करेगा? 4380 डिवाइडेड बाय 12, 365 आवर्स रन करेगा। 1 घंटे में 15 यूनिट उठता है तुम्हारा, तो 365 आवर्स में कितना यूनिट्स होगा? और 1 यूनिट का कॉस्ट है तुम्हारा 5 रुपए, तो यही तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा पर मंथ। समझ में आया? रोशनी क्लियर है? हाँ तो कितना आ गया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा? ये भी आ गया। देन और क्या खर्चा लग रहा था? रेंट। मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया, तो रेंट लगता कितना है? 30,000। तो 30,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30,000 का 1/4 ये मशीन में चला जाएगा। नेक्स्ट, फॉरमैन का सैलरी। फॉरमैन को कितना सैलरी देते हो मंथली? 19,200।
तो फॉरमैन सैलरी 19,200 पर मंथ है, जिसमें से मशीन में वो कितना टाइम डिवोट करता है 1/6, तो कितना आ जाएगा 3200, ये कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, एक साल में यदि 4380 घंटा मशीन चलेगा, ये तो मशीन का ही डेटा है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का ही तो निकाला हमने। समझा नहीं हम तुम्हारा क्वेरी अभी भी। सर ये मशीन जो यूज हो रहे हैं उसमें सारा इलेक्ट्रिसिटी में ही हो रहा है। अरे वो पूछ रहे हैं सारा इलेक्ट्रिसिटी मशीन में क्यों जा रहा है, क्योंकि मशीन का ही डेटा डेटा ही मशीन का है तुम्हारे पास में। लाइटिंग चार्जेस तो अलग से दिया हुआ है ना, वो तो स्पेसिफिक मशीन का ही दिया हुआ है। 15 यूनिट करके एक 1 आवर में होता है, और पर यूनिट का रेट दिया हुआ है। अब उसके बाद में सैलरी भी कर दिया आप लोगों ने। लाइटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 8,000 पर मंथ, तो 8,000 पर मंथ है लाइटिंग का खर्चा। टोटल 10 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट ही तो मशीन में यूज हो रहे हैं, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 1,600 रुपए लाइटिंग का खर्चा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? फिर और क्या कॉस्ट था? सैलरी हो गया, इंश्योरेंस 1% पर एनम किस पे होगा बताओ मुझे। यस, इंश्योरेंस हमेशा कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट पे होता है। 9 लाख स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होता इंश्योरेंस के लिए, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। तो मशीन का कॉस्ट कितना है 1 करोड़, उसी का तो तुम इंश्योरेंस करवाएगा। तो 1 करोड़ का 1% कितना हो गया? हाँ, कोई 10 लाख, कोई 1 लाख, है प्रभु बचा लो 1 लाख। बट ये 1 लाख तो 1 साल का है इंश्योरेंस तो। हाँ बोलो, क्या चीज नहीं होगा? इंश्योरेंस हमेशा 1 करोड़ पे ही होगा जितने का वैल्यू है। वो गलत होगा, उपाय नहीं। इंश्योरेंस हमेशा 1 करोड़ पे ही होगा। तो इंश्योरेंस कितने का हो जाएगा मेरा? 1 लाख तो 1 साल का है, और डेटा हमारा पर मंथ है 8,333। ठीक है, ये आ जाएगा। और कौन सा कॉस्ट है? 900 रुपए पर मंथ एक्सपेंसेस ऑन ऑयल वगैरह, तो ये तो होना ही है। तो ये तो 900 सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा, आएगा पूरा। और कोई खर्चा जो आपने नहीं कंसिडर किया रिलेटेड टू दिस मशीन? यस, रिपेयर्स वाला पूरा होल लाइफ ऑफ द मशीन। और लाइफ मशीन का लाइफ कितना है 10 साल, तो 1 साल का कितना होगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000। बट हमें तो पर मंथ चाहिए, डिवाइडेड बाई 12, 15,000 वो भी ऐड हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई मशीन आर करोगे पर मंथ, और 1 महीने में कितना घंटा चलता है 365, तो आपको मशीन आर रेट मिल जाएगा। समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? तो बीच में कहीं नहीं टोका, पूरा राम कहानी बोलने के बाद अभी बोल रहा है। कैसे हमको ये समझ नहीं आता कि क्यों समझ नहीं आ रहा। 1 महीने में जितना आवर्स यूज हो रहे हैं, ये जो हमने कॉस्ट निकाला वो क्या है? ये सब पर मंथ है ना, तो पर मंथ की कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर एनम के आर से तो नहीं हो सकता, पर मंथ का आर ही चाहिए। और पूरे 1 साल में यदि 4380 आवर्स रन होता है, तो 1 महीने में कितना रन होगा 4380 डिवाइडेड बाय 12, 365 आवर्स। तो पर मंथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मंथ में टोटल आवर्स हमने ऑपरेट किया, करोगे तो पर आवर का रेट निकल जाएगा। अब क्या नहीं समझ हमको ये बताओ। वैल्यूज ले रहा है ना, मुझसे समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। जिसको आ गया वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। डेप्रिसिएशन नहीं समझ आया? देखो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। 1 करोड़ का तुम्हारा मशीन है, हम डेप्रिशिएट किस चीज को मानते हैं? जो यूज करते हैं। 1 करोड़ का मशीन है,
10 साल के बाद तुम इसका भंगार का रेट में भी बेचेगा, 9 लाख मिल जाएगा। तो जो पैसा तुमको मिलना ही है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो यानी 9 लाख रुपए तो तुम्हें मिल ही जाएगा। यानी तुमको टोटल मिला के 91 लाख को डेप्रिशिएट करना है, और ये 91 लाख डेप्रिशिएट होगा ओवर द 10 इयर्स। तो हर साल इसका कितना वैल्यू कम होगा? 9,10,000। एक साल का डेप्रिसिएशन वैल्यू 9,10,000 है, और हमने डेटा निकाला सारा पर मंथ। तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर दोगे तो पर मंथ आ गया ना 75833। समझ आए? अब तुम हमको बताओ कहाँ पे दिक्कत है। और फिर सर ये जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का था, हाँ उसमें तो सिर्फ 15 रुपए देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपका लगता है 1 आवर में 15 यूनिट, ठीक है, 1 घंटा में 15 यूनिट लगता है। तो पहले मैं ये देखूंगा मेरा मशीन 1 महीने में कितना घंटा चलता है। तो मशीन आर पर मंथ 1 साल में 4380 आवर चलता है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ करूंगा तो 365 आवर पर मंथ चलेगा मेरा मशीन। इसमें डाउट? 1 महीने में यदि 365 घंटा मशीन मेरा चल रहा है तो 1 महीने में कितना यूनिट खा जाएगा वो? यूनिट कंज्यूम्ड 1 घंटे में वो 15 यूनिट खाता है, तो 365 आवर्स में कितना यूनिट कंज्यूम कर लेगा मेरा मशीन? 5475 यूनिट्स। पर यूनिट मुझे 5 रुपए का पेमेंट करना होता है, तो मैं इतना यूनिट्स के लिए कितना पेमेंट करूंगा? 27,375। समझ में आया? ये लोग इंश्योरेंस आपका पैसे जो माइनस के नहीं होता है, इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट्स पे होता है। स्क्रैप वैल्यू माइनस करके इंश्योरेंस नहीं लेता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भंगार का रेट नहीं लेता है। हाँ, वो गलत है। 91 लाख पे इंश्योरेंस होता ही नहीं है। अरे भाई, इंश्योरेंस कंपनी क्यों भंगार का रेट कंसिडर करेगा? वो तो कभी भी नहीं करेगा, वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट लेता है, ठीक है। बी लॉजिकल, तुम खुद सोचो, तुमने एक बाइक खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तुमको पता है कि ये बाइक पूरा एक्सीडेंट भी हो जाए या पूरा लाइफ, मतलब उसका 5 साल या 10 साल लाइफ होगा, उसका उसको तुम पार्ट्स कर करके भी बेचेगा तो एक वैल्यू मिल जाएगा, लोहे के भाव में कुछ तो मिलेगा उसका। सपोज तुमको लगता है कि 50,000 रुपए तुम कभी भी उठा लेगा, 50,000 ज्यादा हो गया, 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए तुम लोहे के भाव में उठा लेगा। लेकिन जब तुम इंश्योरेंस करवाने जाएगा 1.5 लाख की बाइक का, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा थोड़ी कंसिडर करेगा कि अच्छा 5,000 तो मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी तो 1,50,000 का इंश्योरेंस करेगा ना तुम्हारा। आई बात समझ में? तो क्लियर है? अभी भी किसी को कोई कैलकुलेशन में डाउट? हाँ, मेरा 382 आ रहा है। 382.86। किसी को कोई भी कैलकुलेशन में डाउट? ये कॉस्ट पर मंथ निकाला है हमने। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी कैलकुलेशन डाउट है पूछ लेना, मैं समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको नहीं है वो आगे बढ़ते रहो। Once you are done with this illustration, you will be doing illustration number 7. That will be the last question for today. इसीलिए मेरी क्लास में पंक्चुअलिटी से आ जाया करो, तो मैं टाइम पे छोड़ भी देती हूँ। टाइम पे छोड़ रहे हैं। आज क्या हमारी क्लास टाइम पे ही छोड़ा है। अब बहुत कुछ बोलेगा। एक भी क्लास एक्सेस नहीं करवाया मैंने अभी तक। फिर पढ़ना थोड़ी, डिसिप्लिन भी तो सीखने दो। क्लाइंट को टाइम पे काम करके देना है या नहीं देना है? रज के छाप लो एकदम फटाक से। पुराना दिन याद आ गया कि क्वेश्चन ही रीड करता था हमसे। हम लोग को करने
देखो देखो, जब क्वेश्चन बड़ा हो, इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का एक दो लाइन से समझने का कोशिश करो, क्वेश्चन कहाँ का है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, देन डायरेक्टली उसका रिक्वायरमेंट पार्ट रीड करो, सो दैट हम आगे का स्टोरी जब पढ़ रहे हैं उसी के साइड में कैलकुलेशन अपना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग लाइन बोल रहा है, मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, यानी कुछ मशीन से रिलेटेड है। आगे क्या रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड, यानी सारा का सारा खर्चा 4 वीक पीरियड का लेना है, पर मंथ भी नहीं लेना, पर एनम भी नहीं लेना, पर डे भी नहीं लेना, आपको क्या करना है 4 वीक के हिसाब से कॉस्ट को कंसिडर करना है। 4 वीक डिवाइड बाय एक, 4 हफ्ते में कितना मशीन चलता है, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन निकल जाएगा, प्लस सारा खर्चा कैसे लेना है, एक मशीन का, इफ 4 मशीन का भी दिया हुआ है तो हम लोग को एक मशीन का निकालना है। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, उसमें 3 मशीन है, टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन, ऑपरेटर्स आर पेड ₹20 पर आवर, एक घंटे के लिए उनको 20 रुपए का पेमेंट करता है, मतलब 3 ऑपरेटर मतलब 60 रुपीज पर आवर हो गया, फिर 4 वीक पीरियड में जितना चलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम, यानी नॉर्मल आइडल टाइम, बट स्टिल कॉस्ट तो लगेगा, ऑपरेटर को तो देना ही पड़ेगा ना मुझे, तो एक हफ्ते में पर डे पर आवर आप ऑपरेटर को कितना पे करते हैं, 60 रुपीज, एक ऑपरेटर को 20 रुपए, टोटल 3 ऑपरेटर है, तो पर आवर 60 रुपीज ऑपरेटर कॉस्ट है। एक वीक में 48 आवर्स आपका चलता है और हमें चाहिए 4 वीक पीरियड, तो 4 वीक में कितना घंटा हमारा वर्किंग हो रहा होगा, 192, और पर आवर 60 पे करते हो तो ऑपरेटर कॉस्ट निकल जाएगा आपका 11,520। ये समझ में आया सबको? किस, अरे पेमेंट करने में क्यों माइनस करेगा, जब आपको आर्ली रेट निकालना है तब माइनस कर देगा, ठीक है? पेमेंट तो वो लेगा ही ना भाई, वो तो कुछ तो काम कर ही रहा है, चाहे मशीन सेटअप हो चाहे कुछ भी हो, एक बार प्रीमाइसेस में आ गया उसका तो मीटर चालू है। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स, देना ही पड़ेगा, ज्ञान क्या लिखा, इन एडिशन they are paid a bonus of 10% of the productive time, yes, इसमें 44 आवर्स का जितना पेमेंट है उसका 10% बोनस होगा। तो आप फटाफट मेरे को बोनस निकाल के बता, सिंपल सा है, देखो एक घंटे के लिए आप पेमेंट करते हो 60 रुपए, 44 आवर के लिए कितना पेमेंट करोगे वो मिल जाएगा, ये तो एक वीक का हुआ, हमें 4 वीक का चाहिए तो इंटू 4 वीक, फुल स्टॉप है, देखो ऑपरेटर्स आर पेड 20 रुपीज पर आवर, एक घंटा काम करेगा तो उसको 20 रुपए मिलेगा। फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, एक वीक में फैक्ट्री में 48 आवर्स का काम होता है, जिसमें से 4 घंटा तो सेटअप में चला जाता है, बस ये बोला। तो एक ऑपरेटर एक हफ्ते में 48 आवर्स काम कर रहा है, एक ऑपरेटर 1 वीक में 48 आवर्स काम करता है, तो एक ऑपरेटर का 1 वीक कॉस्ट कितना हो गया, 48 इंटू 20 रुपीज, ये तो एक ऑपरेटर का एक वीक का आया है, हमें क्या चाहिए 4 वीक का, तो इंटू 4 कर देगा, बट हमारे टोटल ऑपरेटर कितने हैं 3, तो इंटू 3 कर देंगे। क्लियर है ऑपरेटर कॉस्ट? बोनस निकालने बोला था मैंने, 1056, 1056
यस 1056। हाँ हाँ ठीक है। 1056 किसका नहीं निकला? बोनस नहीं निकला? कोई है जिससे बोनस नहीं निकला? देखो बोनस के लिए बोला 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। एक हफ्ते में 48 आवर्स होता है जिसमें से 4 घंटा सेटअप में चला जाता है, तो 44 आवर आपका वर्किंग चल रहा है। दिस इज योर प्रोडक्टिव टाइम। पर आवर के लिए आप 60 रुपीज पेमेंट करेगा 3 ऑपरेटर को। टोटल 4 हफ्ते हैं, इसका 10% 1056 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे क्या बोला? कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13/4 वीकली पीरियड। मतलब अरे एक साल का दे दिया, मतलब एक साल में 13 वीक होता है। 13/4 वीकली पीरियड, 4 वीक का 13 कर लो 52, यानी एक साल हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे घुमाया इतना कंफ्यूज करने के लिए क्या डेटा है कि हम लोग जो कॉस्ट रिपोर्ट करते हैं ना मैनेजमेंट को, वो कैसे करते हैं? 4 वीक करके टोटल 13 वीक का एक साथ में करते हैं, 13 ऐसा एंड रिपोर्ट कर देते हैं, मतलब एक साल का कॉस्ट रिपोर्ट करते हो। ये भी नहीं समझ में आया किसी को? ऑन द समझ में आया? अरे 13 into 4 इज इक्वल्स टू 52 वीक्स, और एक साल में उतना ही होता है। ठीक है। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट includes the direct wages of the operator and also recoups the factory overhead allocated to the machine. The following details of factory overhead applicable to the cost center are available. क्या बोलता है? मशीन आर रेट निकालने के लिए क्या क्या करना है? ऑपरेटर का डायरेक्ट वेजेस प्लस ऑल द इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करके जो आएगा वो डिवाइडेड बाय मशीन आर करोगे आप, तब जाके मशीन आर रेट निकलेगा। दो खर्चा हम निकाल चुके हैं, वन इज ऑपरेटर कॉस्ट एंड अदर वन इज बोनस। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज 52,000। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 5200 पर ईयर है। मुझे क्या चाहिए? 4 वीक का। कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय 13। सिंपल। 4 वीक का 13 वीक हो 13 होते हैं ना, तो डिवाइड बाय 13 कर दो, 3600 तो एक 4 वीक का पीरियड का आ जाएगा। 5200 इज अ डेप्रिसिएशन फॉर पर एनम। मुझे 4 वीक पीरियड का चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाय 13 करते तो जो भी आंसर आएगा ये 4 वीक पीरियड का ही तो आएगा। तो दैट इज 400 इज माय डेप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर द 4 वीक पीरियड। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन दे दिया 16 to 4, हो जाएगा। क्योंकि एक मशीन का ही निकालना है हमें तो 60 into 4 करोगे 240। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन। तो 77 to 300। ठीक है। पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसे पर यूनिट। एक घंटे में एक मशीन 20 यूनिट कंज्यूम करता है और पर यूनिट का रेट है 80 पैसा, यानी पर यूनिट पर आवर का कॉस्ट क्या हो गया? पर आवर कॉस्ट बैठता है 20 यूनिट इंटू 80 पैसे, 16 रुपए। क्या चीज? हाँ। अब देखो हमें निकालना पड़ेगा कि 4 वीक में मशीन कितना घंटा चला है, राइट? एक आवर का कॉस्ट तो निकाल लिया तुमने, मशीन का 16 रुपए का पावर का जाता है, बट चला कितना है तुम्हारा मशीन? कैसे निकालोगे? बोलो। 44। अरे क्यों? यस, नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स, तो 48 पूरा लेते, फिर 48 पूरा लेते। ठीक है। देखो नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी सेटअप दो तरह का होता है। एक होता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हाँ प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में है या नहीं। एक सेटअप होता है हम इंजन को चला के छोड़ देते हैं, वो इंजन गर्म हो रहा है, एक सर्टेन टाइम चलने के बाद वो इंजन प्रॉपर रन कर रहा है। जैसे विंटर्स के टाइम में क्या होता है, जब आप एक्टिवा बाइक गाड़ी चलाते हैं, एक बार में रन नहीं होता है ना स्मूथली, आप चला के उसको छोड़ देते हैं,
वो थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाता है एंड देन आप उसको मूव करते हो, दिस इज कॉल्ड सेटअप कॉस्ट। सेटअप ऐसे भी हो सकता है, और सेटअप का एक तरीका होता है कि आप साफ सफाई हर चीज प्रॉपर तरीके से, स्क्रू नट चेक कर लिया प्रॉपर वे में है या नहीं है, टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, सेट किया हुआ है क्या, उसको भी हम सेटअप बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है दैट पावर इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स, यानी 4 घंटा आउट ऑफ 48 आवर्स, 4 आवर्स में तो पावर यूज हो ही नहीं रहा है, तो 44 आवर्स पावर यूज होता है एक वीक में। तो टोटल 4 वीक है मेरा, यानी 176 आवर, और पर आवर का कॉस्ट है 16 रुपए पावर का। तो 176 इंटू 16 2816 पावर का खर्चा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? भैया जी पावर का खर्चा किसी को दिक्कत? एक वीक में 48 आवर्स का वर्किंग होता है, उसमें से 4 घंटा तो सेटअप में चला गया, और सेटअप के टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रहा है, मेरा पावर नहीं लग रहा है, तो 44 आवर्स ही तो पर वीक मेरा पावर कंज्यूम होगा, यानी तो एक वीक का है, इंटू 4 करोगे तो तुम्हें 4 हफ्ते में कितना पावर कंज्यूम होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट पर एनम, रेंट पर एनम, रेंट पर एनम, heat, light and power per annum, foreman salary per annum, and other miscellaneous expenditure per annum, divided by 13। तो क्या आ जाएगा? 4 वीक का खर्चा आ जाएगा। यस यस, यहाँ एग्जाम में क्या मिस्टेक होता है पता है? आप क्या करते हो, ये पर एनम तो पढ़ लेते हैं, तो पर 4 वीक का निकालना है, तो 5400 डिवाइडेड बाय 13 करते हो, तो आपको ये 4 वीक का खर्चा आ गया। 4 वीक का खर्चा कितना आ गया? समथिंग डेसिमल्स में। लेकिन ये जो आया ये 3 मशीन का आया है, ये फैक्ट्री का अपोर्शन कॉस्ट सेंटर है, 3 मशीन से रिलेटेड है, पूरा का पूरा उस मशीन डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, और मशीन डिपार्टमेंट में टोटल 3 मशीन है, और हमें क्या चाहिए? 1 मशीन 4 वीक पीरियड, तो डिवाइडेड बाय 3 करना ही पड़ेगा। वाई 12 डिवाइड बाय 13 करते पर 4 वीक का आ गया, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 मशीन है, तो कितना आ जाएगा? 138 पॉइंट जो भी आएगा वो 46 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। हाँ ठीक है, हाँ ऊपर वाला डेटा पर मशीन दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है पर मशीन, पर मशीन, पर मशीन, ईच मशीन। उसी तरीके से निकल जाएगा 9720 डिवाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 3, तो इन सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय एक हफ्ते में, आई मीन 4 वीक पीरियड में कितना घंटा मशीन चलता है? 176, बिकॉज मशीन आवर रेट का मतलब होता है इफेक्टिव मशीन आवर। वो सेटअप तो आइडल हो गया ना, एंड नॉर्मल आइडल टाइम को हम माइनस करते हैं। आया समझ में? पूरा चीज उसी में आएगा ना, वो वोल्टेज को कुछ ऐसा देगा बस उसमें पूरा आएगा, मतलब उसमें आइडेंटिटी माइनस नहीं करेगा। किसमें? हाँ सैलरी में आइडल टाइम माइनस नहीं करेंगे, वो दे रहा है उसके लिए पेमेंट। हाँ रेट पर आवर निकालने के लिए हम लोग इफेक्टिव आवर्स लेंगे। तो प्लीज हो जाओ शुरू, फटाफट खत्म करो, इट शुड टेक अराउंड 10 मिनट्स। एंड उससे पहले ये तो कर ही लो, होमवर्क नोट डाउन करो। तो 4 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, 5, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, 5, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7, दैट्स योर होमवर्क। आपको पता है कि हम आपसे कराएंगे, फिर आप बात वो नहीं है, देखो क्या होता है जब आप घर पे रीड करते हो तो एटलीस्ट एक बार सेल्फ रीडिंग चल रहा है क्वेश्चन का, एंड कोशिश करते हो तो कुछ प्रोसेस होता है, एंड कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं वो पूरा सॉल्व कर लेते हैं,
नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो डिस्कशन हो रहा था उनका सेकंड से थर्ड टाइम रिवीजन चल रहा होता है उसी क्वेश्चन का, तो दिमाग में फिट हो जाता है। अब वो एकदम कोई निठल्ला है जिसको कुछ करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, आईसीआई का 6 महीना का सीजन में वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग को होने वाला है। तो स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या करूं, चलो चलो फटाफट। संविधान बहुत तेज है, बुराई आप लोग का भी यही आएगा 99.51 कॉस्ट पर आवर। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जब आप डिवाइड करोगे इट शुड बी इफेक्टिव आवर्स होता है। क्लियर है? होमवर्क में 4 क्वेश्चन है जो आपको करना है, करके लाना, कल थोड़ा और आगे बढ़ेगा, आप जल्दी ओवरहेड खत्म होने वाले, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। पर ट्यून सर कभी चेंज नहीं